हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैस आईसीएस। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट या बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ हमें देखने को मिला, जहां इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन सुनाया है शिवसेना एज अ पार्टी के ऊपर, वो एकनाथ शिंदे के फेवर में चला गया। तो आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या डिसीजन निकल के आया और इसी महाराष्ट्र के पूरे ओवरऑल घटनाक्रम से नबाम रेबिया केस क्यों चर्चा में आ गया और नबाम रेबिया केस एक्चुअली में क्या था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो की। एकनाथ शिंदे साहब और जो उद्धव ठाकरे साहब, इन दोनों के बीच में लास्ट ईयर हमें एक बैटल, एक जंग देखने को मिली, एक लड़ाई देखने को मिली कि किसका ग्रुप जो है वो शिवसेना का ओरिजिनल ग्रुप है, क्योंकि लास्ट टाइम 2022 में दोनों में स्प्लिट हो गया था और पार्टी जो है वो एक तरीके से टूट गई थी। तो फाइनली दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे कि कौन सा ग्रुप जो है वो ओरिजिनल शिवसेना को लेकर के चल रहा है और किसके पास शिवसेना नाम होना चाहिए या शिवसेना का जो है वो सिंबल होना चाहिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसमें शिवसेना का जो सिंबल है या शिवसेना जो पार्टी एज अ पार्टी, वो एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसी को ओरिजिनल शिवसेना माना जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का जो सिंबल है दैट इज बो एंड एरो, उसे एकनाथ शिंदे को एलोकेट कर दिया है, अलॉट कर दिया है। जब ये लड़ाई लास्ट टाइम शुरू हुई थी तो शिवसेना का जो सिंबल था उसको इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर लिया था और जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप था उसको एक सिंबल एलोकेट कर दिया था दैट इज योर टॉर्च। अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे को जो है वो ओरिजिनल शिवसेना का ओनर कह लीजिए या एक ओरिजिनल पार्टी कह लीजिए, वो मानी जा रही है ना। इसी जो महाराष्ट्र में हमें घटनाक्रम देखने को मिला, इसी में एक बड़ा फेमस और बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो है वो फिर से चर्चा में आ गया था, दैट इज नबाम रेबिया केस। और नबाम रेबिया केस एक्चुअली में 2016 का है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड भी किया है कि वो फरवरी 21 से 2023 की फरवरी 21 से ये सारा मैटर जो है वो फिर सुनेगा। यहां से फरवरी 21 से जो है वो सुप्रीम कोर्ट इन सारे मैटर्स को एक बार फिर से सुनने जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि जो नबाम रेबिया जो जजमेंट है और जिसके लाइट में महाराष्ट्र के केसेस को देखा जा रहा था, उस नबाम रेबिया केस को लार्जर बेंच में सुना जाना चाहिए। अब ये नबाम रेबिया केस एक्चुअली में क्या था, आइए चर्चा करते हैं। तो एक्चुअली में नबाम रेबिया केस 2016 में शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था। 2016 का ये केस है, ये नबाम रेबिया साहब है। और एक्चुअली में नबाम रेबिया केस अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के इस केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट को दो चीजों को डिसाइड करना था। पहला तो ये कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो किस लिमिट तक है, और दूसरा ये कि क्या स्पीकर किसी मेंबर को तब डिस्क्वालीफाई कर सकता है जब स्पीकर का रिमूवल जो है वो पेंडिंग पड़ा हो हाउस में। मतलब जब स्पीकर को हटाया जा रहा हो, उसको हटाने का प्रोसेस चल रहा हो विधानसभा के अंदर, क्या उस सिचुएशन में स्पीकर जो है वो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। इसी सब मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया केस में अपना फैसला सुनाया था। तो हुआ ये कि नबाम रेबिया केस में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसमें कुछ चीजें निकल के आई। पहली चीज ये निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि देखिए, गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर को 174 जो आर्टिकल है उसे आर्टिकल 163 के ही साथ पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 174 गवर्नर को राइट देता है टू समन एंड ऑल दोस थिंग्स, कि वो विधानसभा को समन कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 163 साइड बाय साइड ये भी कहता है कि गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अब प्रश्न ये खड़ा हो गया था कि क्या गवर्नर बिना मंत्री परिषद की सलाह के विधानसभा के सत्र का आह्वान कर सकता है, बुला सकता है, उसको प्रीपोन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नर का जो अधिकार है, जो संविधान में उसको कर्तव्य दिए गए हैं, वो साफ साफ ये कहता है, और संवैधानिक सभा के मेंबर्स का भी ये मानना था कि गवर्नर शुड ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये बात अलग है कि गवर्नर को कुछ विवेकाधिकार है, कुछ ऐसे ग्रे एरियाज है जहां पर गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू समनिंग द विधानसभा और डिसॉल्विंग द विधानसभा,
तो उसे सरकार की सलाह पर ही कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए आर्टिकल 174 को आर्टिकल 163 के ही साथ रीड आउट करना चाहिए। द गवर्नर कैन समवन प्रोरोगे and dissolve the house only on the aid and advice of the council of ministers with the chief minister as the head and not at his own। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि गवर्नर सम्मन कर सकता है, प्रोग्वे कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है हाउस को ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अपनी मर्जी से, अपने विवेक से नहीं कर सकता। Now, Article 163 of the Constitution does not give the governor a general discretional power to act against or without the advice of the Council of Ministers। Article 163 गवर्नर को यह विवेकाधिकार नहीं देता कि वो मंत्री परिषद की सलाह के खिलाफ चला जाए, इतना विवेकाधिकार उसको नहीं है। गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर आर लिमिटेड टू स्पेसिफाइड एरियाज like giving assent or withholding or referring a bill to the president or appointment of the chief minister or dismissal of a government which has lost the confidence but refuses to quit। तो गवर्नर का जो विवेकाधिकार है वो सीमित है। कहां तक सीमित है? जब उसे किसी बिल को अपनी सहमति देनी हो या किसी बिल को उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए अपने पास रोकना हो या उसको मुख्यमंत्री को अपॉइंट करना हो या जब वो ऐसी किसी सरकार को डिसमिस कर रहा हो जो अपना बहुमत खो दे और डिसमिस होने से या क्विट करने से या जो है रिजाइन करने से वो मना कर दे। ऐसी कंडीशन में ही गवर्नर सिर्फ अपना विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया था नबाम रेबिया केस में वो बेसिकली स्पीकर की पावर से रिलेटेड था कि स्पीकर जब रिमूव किया जा रहा है तो क्या उसी समय वो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है वो स्पीकर को ये राइट देता है कि वो सदन के सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन द इशू ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर स्पीकर जब डिस्क्वालीफाई कर रहा है किसी को, मान लीजिए उसी समय स्पीकर को हटाने का भी प्रोसेस चल रहा हो, तो क्या जब स्पीकर को हटाने का प्रोसेस आ रहा है या पेंडिंग पड़ा या चल रहा है तो क्या उसी समय स्पीकर किसी सदन के किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर को हटाने के लिए प्रोविजन किया गया है अंडर आर्टिकल 179 ये कहता है दैट द स्पीकर may be removed from the office by a resolution of the assembly passed by a majority of all the then members। ये जो वर्ड है by a majority of all the then members, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर तब किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता जब उसको हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर हो। सिग्निफिकेंटली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स reveal that the phase all the then members was preferred to members present and voting as it was precise। Hence the court concluded that the speaker Rabia's decision to disqualify rebel MLA was an attempt to overcome voting by all the then members and evade disqualification। तो कोर्ट ने कहा कि all the then members को ध्यान में रखते हुए स्पीकर उस समय मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। और जो अरुणाचल प्रदेश में स्पीकर ने किया था नबाम राबिया ने कि जब उनको हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में आया, पेंडिंग पड़ा था, तो उन्होंने रेबल एमएलएस को 21 रेबल एमएलएस को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं किया जा सकता। दिस वॉज नबाम रेबिया केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। Okay, thank you and all the best.